दोस्तों, लग रहा है कि अम्बेडकरनामा के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। कुछ खेल हो रहा है, या तो यूट्यूब इसको रोकने की कोशिश कर रहा है या बल्क में इसके खिलाफ रिपोर्टिंग हो रही है। अम्बेडकरनामा आप जानते हैं कि रिसर्च बेस्ड एकेडमिक चैनल है। एकेडमिक बात होती है कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम पर चर्चा होती है एक्सपर्ट्स के साथ। एकेडमिशियन, जर्नलिस्ट, लॉयर, तमाम ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन अभी देखने में आया है कि कुछ ऐसे वीडियोज होते हैं जिस पे जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज लिखा आ रहा है, और लिखा आ रहा है कि द फॉलोइंग कंटेंट में कंटेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू सुसाइड और सेल्फ हार्म, और नीचे दो ऑप्शन है, कैंसिल और कंफर्म। ऐसा अगर किसी वीडियो पर आता है तो सीधे कंफर्म दबाए, इसमें कुछ नहीं है। अभी दो वीडियो का हवाला दे रहा हूँ। सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू किया था और मुझे लगा कि लाखों की संख्या में वो वीडियो देखा जाना चाहिए था। सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर उस पर बातचीत की गई थी। लेकिन अचानक ये नोट आया और वीडियो को स्लो कर दिया गया। इसी तरीके से मोदी सरकार के 9 साल पर एक समीक्षा हमने बहस की संजीव पांडे और जेपी सिंह साहब के साथ। उसमें भी यही लिखा आ रहा हो, तो जो भी किसी वीडियो पर इस तरह से लिखा आ रहा हो, इसका मतलब समझिएगा कि कुछ व्यवस्था परस्त, सरकार परस्त लोग, वैसे लोग जो कि चिंतन मनन, क्रिटिकल असेसमेंट करना नहीं जानते हैं, वो बल्क में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के नोट आते हैं। सीधा सीधा कंफर्म दबाइए और इसको देखिए। दोनों वीडियो एक एक करके पुनः मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जितने लोग इसके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा की संख्या में ये वीडियोज आप देखिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया। ये 9 साल सरकार बनाम न्यायपालिका, सरकार बनाम विपक्ष, सरकार बनाम पब्लिक, सरकार बनाम माइनॉरिटी, सरकार बनाम दलित, सरकार बनाम ओबीसी से युद्ध के लिए जाना जाएगा या जाना जा रहा है। सरकार 9 साल में सभी मोर्चों पर लड़ रही है। मीडिया फ्रीडम की आप बात करते हो तो आप देख लीजिए कि भारत के हालात पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी बदतर होते नजर आ रहे हैं। 161वीं रैंक पे हम पहुंच चुके हैं दुनिया में फ्रीडम इंडेक्स में। भूखमरी में हम नाइजीरिया के आसपास पहुंच गए हैं, सोमालिया के आसपास पहुंच जाएंगे अगर यही हालात रहे थे। सारे विपक्ष पर ईडी और सीबीआई उसी तरह छोड़ दिया गया है जैसे जंगली कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं लोगों पर, जो दौड़ा दौड़ा के मार डालते हैं। इस तरह जो है इन्होंने हर एक जगह, किसानों से इनकी लड़ाई, लड़कियों से इनकी लड़ाई, पहलवानों से इनकी लड़ाई, आपका क्या कहते हैं माइनॉरिटी से इनकी लड़ाई, दलितों से इनकी लड़ाई। इनके उसमें यह है कि आप जय श्री राम कहते रहिए, जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी कहते रहिए। आप अपने अधिकारों के लिए कोई भी डिमांड इनसे ना कीजिए तो सब चंगा थी। 9 साल बेमिसाल की विदेश नीति। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में चीन घुसा। प्रधानमंत्री जी तो मानने को राजी नहीं हुए कि हमारे एरिया में कोई घुसा। और जिस दिन 9 साल बेमिसाल की बात का पूरे देश भर के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी समय जो सीडीएस जो है अनिल चौहान साहब, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देपसांग और डैमचोक जो लद्दाख एरिया में 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे चाइना बैठा हुआ है हमारे एरिया में, और हम पेट्रोलिंग पॉइंट पे जा भी नहीं है। ये पहली सरकार है जिसने 9 साल में, पहले कार्यकाल में इसने नोट बंद किए, 1000 वाले, और नोटबंदी कर दी और जो है सब लोग पूरे देश भर को लाइन लगा दिया। और यही सरकार जो दूसरे कार्यकाल में 2000 रुपए का नोट जो इसने स्वयं चलाया था उसकी बंदी कर दी। और अभी लगातार हवा में तैर रहा है कि जाने के पहले हो सकता है 500 रुपए के नोटों की भी बंदी करके ये सरकार जाए। मनमोहन सिंह की जब सरकार गई थी तो इस देश पे 53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सारे जो कर्ज लिए गए हैं वो भारत के नागरिकों के नाम पे और भारत देश के संसाधनों के नाम पे ही कर्ज लिए जाते हैं। अब सवाल है कि वो 155 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है उसमें से 103 लाख करोड़ जो मोदी के कार्यकाल में लिए गए हो गए कहाँ? दिख तो कहीं रहे नहीं है। ये 9 साल में इन्होंने पूरे देश का भरछा बैठा दिया। आप इकोनॉमी की हालत जो है वो पूरा देश देख रहा है। नोटबंदी से जो क्या हुआ ये पूरा देश देख रहा है। फालतू जीएसटी से क्या हुआ ये पूरा देश देख रहा है। आप जनता को नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहते हैं।
और वो भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि नींबू में केवल सीट ही बचे, जरा भी रस नाम की चीज न बचे। आपके बता दें, बैंकों की हालत खराब है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलर्ट किया है। बैंकों के कर्ज जो है डूब रहे हैं। 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में चला गया है। 9 साल बेमिसाल है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में चले गए। मतलब कि ये कहने को अब कागजों में रह गए हैं, ये कभी वापस नहीं आएंगे। 9 साल टोटल फेल्योर, और न्यायपालिका से लेके आम आदमी तक युद्ध। 9 साल, कितना कमाल, कितने गप, कितने सच। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सरकारी घोषणाओं और दस्तावेजों को देखेंगे, कार्यक्रमों को, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे घी की नदियां बह रही हैं और सब उसमें डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? क्या खोया क्या पाया? वर्ल्ड इंडेक्स, हंगर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज, एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स, वर्किंग क्लास, मजदूर, किसान, महिला, तमाम ये मसले हैं जिसकी समीक्षा की जाएगी। वजीर आजम के 9 साल पूरे हो गए हैं। सबका साथ, सबका विकास क्या है ग्राउंड रियलिटी? अब नहीं महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। 9 वर्ष हो गए मोदी सरकार के। क्या संघीय ढांचा बचा है या सत्ता का केंद्रीकरण एक हाथ में हुआ है? क्या है मसला? अब राम का मामला उत्तर से खत्म हुआ है तो शिव जी तक दक्षिण से आ गए हैं। भोले बाबा उधर से आए हैं। सिंगोल प्रकरण की बात कर रहा हूँ। क्या है तमाम इन सब चीजों के मायने, इसकी समीक्षा होगी इस बातचीत में। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और वकील भी हैं। संजीव पांडे साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेखक। दोनों आदमी से विस्तार से चर्चा। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार सर। जेपी सर से ही शुरू करता हूं पहले सर। जी बेशक सर। जी, देखिए सर, ये 9 साल सरकार बनाम न्यायपालिका, सरकार बनाम विपक्ष, सरकार बनाम पब्लिक, सरकार बनाम माइनॉरिटी, सरकार बनाम दलित, सरकार बनाम ओबीसी से युद्ध के लिए जाना जाएगा या जाना जा रहा है। सरकार 9 साल में सभी मोर्चों पर लड़ रही है। शांति का जितना प्रयास करे, उधर पाकिस्तान मोर्चे पर लड़ रही है, उधर चीन मोर्चे पर लड़ रही है, उधर घरेलू मोर्चे पर, सबसे इसने लड़ाई ठान रखी है। कहना और करने में इसका कोई साम्य नहीं है। कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अभी संसद का, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो इन्होंने लोकतंत्र की मार दुहाई दी। और जो सबसे बड़ी पहलुआ जो है आपके लोकतंत्र की संरक्षक हैं, राष्ट्रपति, जो इनके सरकार की संरक्षक है, उन्हीं को नहीं बुलाया। जुडिशरी से इनकी लगातार लड़ाई चल रही है। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 15 दिन पहले बहुत अच्छा फैसला संघवाद के पक्ष में दिया था, जिसमें एक था दिल्ली कि जो विधानसभा जब आपने दी तो विधानसभा के रूप में आपको कार्य करना चाहिए, कि मतलब मंत्रिमंडल की सलाह से राज्यपाल को काम करना चाहिए और मंत्रिमंडल को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। आप लैंड, आपका क्या कहते हैं, पुलिस, और ये सब जो है आपके पास रहेगा, बाकी सब राज्य सरकार के पास रहेगा। राज्य सरकार ने इनका सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टेस्ट करने के लिए एक अधिकारी का ट्रांसफर किया, बस उस पर ये जो इन्होंने जो पलीता लगा दिया संघवाद को, और ये ऑर्डिनेंस लेके आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी एक नए टकराव की आशंका को मोल ले लिया, जो कि नया टकराव हो सकता, तो एनजेएसी से इन्होंने शुरू किया था। और अभी नया जो है दिल्ली वाले पर ये लगातार जो है टकराव का रास्ता जो है वो क्या कहते हैं उनसे अपना रहे हैं। सारे विपक्ष पर ईडी और सीबीआई उसी तरह छोड़ दिया गया है जैसे जंगली कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं लोगों पर, कि वो दौड़ा दौड़ा के मार डालते हैं। इस तरह जो है इन्होंने हर एक जगह, किसानों से इनकी लड़ाई, लड़कियों से इनकी लड़ाई, पहलवानों से इनकी लड़ाई, आपका क्या कहते हैं माइनॉरिटी से इनकी लड़ाई, दलितों से इनकी लड़ाई। इनके उसमें यह है कि आप जय श्री राम कहते रहिए, जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी कहते रहिए। आप अपने अधिकारों के लिए कोई भी डिमांड इनसे ना कीजिए तो सब चंगा सी।
लेकिन अगर आपने किया तो फिर कोई चंगासी नहीं, फिर आपके ऊपर पुलिस, ईडी, सीबीआई कौन दरवाजे पर आ जाए कोई गारंटी नहीं है। ये पहली सरकार है जिसने 9 साल में, पहले कार्यकाल में इसने नोट बंद किए, 1000 वाले, और नोटबंदी कर दी, और जो है सब लोग पूरे देश भर को लाइन लगा दिया। और यही सरकार जो दूसरे कार्यकाल में 2000 रुपए का नोट जो इसने स्वयं चलाया था उसकी बंदी कर दी, और अभी लगातार हवा में तैर रहा है कि जाने के पहले हो सकता है 500 रुपए के नोटों की भी बंदी करके ये सरकार जाए। अच्छा, और फिर सरकार से लोगों को, नहीं, सरकार 2024 के पहले, मतलब उसमें तो चुनाव होगा तो जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन कहने का मतलब है कि 2024 के पहले ये 500 के नोटों का भी जुआ खेल सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार जो नोटबंदी की, तो 2 बार के बाद ये तीसरे बार में भी सोचते हैं, क्योंकि ये तो सोचते हैं ना कि हम तो ईवीएम से जीत जाएंगे, हमें कोई जनता से क्या लेना देना। इतना बड़ा वोट बैंक है जाट, अगर आप एक ठाकुर वोट बैंक कितनी चिंता करके ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप जाटों को क्यों भूल जा रहे हो? 3-4 स्टेट में निर्णायक मुद्रा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, अभी राजस्थान का भी चुनाव होने वाला है, वहां निर्णायक मुद्दे में, उसमें निर्णायक भूमिका में है, और आप उनको ही जब वो कर रहे हो, साथ में आप पास्को एक्ट जो आप ही लोगों ने बनाया उसका जो है आप जो है वो मतलब लगातार खिल्ली उड़ा रहे हैं, जिसमें है कि सिर्फ आरोप लगते ही गिरफ्तारी होती है, और आपने अभी तक ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। पता नहीं कौन सा आप जो है जांच कर रहे हैं, और आपकी कौन सी मशीनरी जांच कर रही है। इन्होंने जो है आपके नए संसद भवन की ओर कूच करने की कोशिश की, तो आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, पहलवानों को। और ब्रजभूषण शरण सिंह इतना जो है डंके की चोट पर सब बातें कह रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने मतलब मामूली हिरासत में भी नहीं लिया। अरे हिरासत में लेके जमानतें करवा देते ब्रजभूषण शरण सिंह की, कम से कम आपके ऊपर ये तो नहीं आता कि साहब बार बार आप जो है वो आप एक आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके ऊपर आरोप लगता। तो सवाल है कि इन्होंने उन्नाव में भी यही किया था, इन्होंने जो है वो जो सेंगर जो साहब इनके विधायक थे उनमें भी यही किया था, इन्होंने स्वामी चिन्मयानंद में भी यही किया था, ब्रजभूषण शरण सिंह में भी यही कर रहे हैं। ये आसाराम को पूरी कोशिश की, इन्होंने बेसब्र कोशिश की आसाराम गिरफ्तार न होने पाए। इनके एमपी वहां कोर्ट में गए सुब्रमण्यम स्वामी आसाराम की ओर पैरवी करने, वो भी बिना वकालतनामे के। आपने उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया, उनको कारण बताओ नोटिस भी नहीं जारी किया कि आप आसाराम में क्यों गए थे। तो कहने का मतलब है कि तो चतुर्दिक वो इनकी हिरासत में जो है वो क्या कहते हैं, अतीक एक कई बार का सांसद, और भले वो क्रिमिनल रहा हो लेकिन अभी कोई क्राइम प्रमाणित तो नहीं हुआ था उस पर, आपने उसको जो है मतलब ठोकवा दिया यहाँ पुलिस हिरासत में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने कहा था हम पुलिस सुधार करेंगे, आपने किया? आपने जो है किसानों की आय दुगनी करने की के लिए कहा था, आपने किया? आपने तमाम नहीं किया, और अब आप विज्ञापन दे रहे हैं और टीवी के विज्ञापनों में कह रहे हैं कि साहब जो हमारे अधूरे कार्य हैं उनका पूरा करने के लिए 5 साल और दीजिए। आप कह रहे हैं सबका विकास करेंगे, अडानी के विकास के अलावा आप बताइए क्या विकास हुआ? अगर आप सोचते हैं कि सेंट्रल विस्टा बनवा दिया वही विकास है, तो सेंट्रल विस्टा के बनवाने को अगर जो विकास मानते हो तो वो बात अलग है, अदरवाइज आपने क्या किया? और फिर टैक्स के पैसे से आपने किया, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए आपने कोई स्पेशल फंड आपके पास था, आपने जो है वो क्या कहते हैं जो आप अलग से पैसा जमा कर रहे हैं उसमें से आपने जो सेंट्रल विस्टा बनवाया हो, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिस पर कोई जो है आपका सूचना का अधिकार नहीं लागू, जिस पर आपका जो है क्या कहते हैं कोई ऑडिट नहीं लागू, जो प्रधानमंत्री का आपने विशेष कोष बनाया है, आप उससे तो दिए होते, आपने तो जनता के टैक्स के पैसे से जो है क्या कहते हैं बनवाया। और हर स्टेट में आप वहां की राज्य सरकारों से अगर आपके खिलाफ है तो उनसे लड़ रहे हैं, आप किससे नहीं लड़ रहे? ये 9 साल सरकार बनाम आदर्श के युद्ध के रूप में जाना जाएगा, जिसमें न्यायपालिका भी है और विपक्षी दल भी है, आम जनता भी है, सब है, सबसे लड़ी तो रहे हैं। जी संजीव जी जी, जी 2 करोड़ रोजगार क्या है अर्थव्यवस्था का हाल? कहाँ गए 2 करोड़? देखिए, जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार के हालात तो आप देख ही रहे हैं कि 2 करोड़ छोड़ दीजिए, देश में कम से कम 13 से 14 करोड़ लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं। कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हर जगह बुरे हालात हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसे तथ्यों पे आना चाहूंगा सेक्टर वाइज, जिसपे 9 साल की उपलब्धि बड़ी, जो जिसकी तारीफ कल देश भर के मंत्री देश भर में घूम घूम के इनके मंत्री कर रहे थे, तो मैं उसमें कुछ मैं गुणात्मक अंतर बताना चाहता हूं पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार के जो 9 साल बेमिसाल के बीच जो है। नेहरू
ने फर्स्ट पार्लियामेंट में जब प्राइम मिनिस्टर, जब पहला पार्लियामेंट का जब गठन हुआ भारत का, तो लोकसभा की जो कार्यवाही थी वो 677 दिन थी, कार्यवाही चली थी 677 दिन रिकॉर्ड। उसके बाद सेकंड पार्लियामेंट भी जब 1957 में जब दूसरी बार गठन हुआ, उस समय भी 600 से ऊपर दिन कार्यवाही चली थी। मोदी जी के 7 साल 9 साल बेमिसाल में पार्लियामेंट, जिसमें वो खूब साधु संतों के साथ, राजदंड के साथ जिसमें परसों जा रहे थे, उस पार्लियामेंट की बैठक ही मात्र 230 दिन हुई है, 17वीं पार्लियामेंट। और 16वीं, जिसमें 5 साल है पिछला मोदी जी का, 9 साल बेमिसाल में, उसमें भी 300 दिन 310 दिन का उन्होंने बैठक करी है। तो इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कितना 9 साल में इन्होंने बेमिसाल बनाया है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 15वीं लोकसभा में पार्लियामेंट के अंदर 70% बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। मोदी जी 10% बिल को 17वीं लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजे हैं। ये है इनका 9 साल बेमिसाल। ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात आ गई। मीडिया फ्रीडम की आप बात करते हो तो आप देख लीजिए कि भारत के हालात पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी बदतर होते नजर आ रहे हैं। 161वीं रैंक पे हम पहुंच चुके हैं दुनिया में फ्रीडम इंडेक्स में। भूखमरी में हम नाइजीरिया के आसपास पहुंच गए हैं, सोमालिया के आसपास पहुंच जाएंगे अगर यही हालात रहे तो। अब बात आती है कि विदेश नीति, 9 साल बेमिसाल की विदेश नीति। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में चीन घुसा। प्रधानमंत्री जी तो मानने को राजी नहीं हुए कि हमारे एरिया में कोई घुसा। और जिस दिन 9 साल बेमिसाल की बात का पूरे देश भर के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी समय जो सीडीएस जो है अनिल चौहान साहब, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देपसांग और डैमचोक जो लद्दाख एरिया में 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे चाइना बैठा हुआ है हमारे एरिया में, और हम पेट्रोलिंग पॉइंट पे जा भी नहीं है। तो ये हमारी विदेश नीति की हालत है कि चाइना के डर से हमारी आवाज नहीं निकल रही है। तो विदेश नीति में भी आप देखिए कि आप जो है उनके कोई अस्थायित्व तो नहीं है। आपका जो अभी G20 की एक मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग जब हुई श्रीनगर में, तो हालात ये रहे कि 5 इस्लामिक देशों के पार्टिसिपेंट्स वहां जाने को तैयार नहीं हुए पाकिस्तान के प्रेशर में। आप तो डंका बजाते हो कि हमारे साथ सारे इस्लामिक देश आ गए, लेकिन श्रीनगर में जो बैठक थी उसमें यूएई नहीं गया, उसमें सऊदी अरब नहीं गया, उसमें मिस्र नहीं गया, उसमें तुर्की नहीं गया, 5 देश, चीन नहीं गया। 5 देश ने आपका जो J&K को लेकर जो आपका जो स्टैंड है उसको स्वीकार नहीं किया है G20 के बैठक में। तो ये 7 साल 9 साल बेमिसाल का एक विदेश फ्रंट पे स्थिति है, विदेश नीति पे आपकी, कि आप जो है श्रीलंका से आपको चाइना ने बाहर कर दिया, मालदीव से आपको चाइना ने बाहर कर दिया, और आप सिर्फ आपकी विदेश नीति की सफलता ये होती है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। लेकिन चाइना के फ्रंट पे जो हो रहा है उस पर क्या है आपकी विदेश नीति? आपकी 9 साल बेमिसाल ये है कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या उनसे लड़ सकता हूं? क्या इससे पहले किसी सरकार ने इतना सरेंडर किया था चीन के सामने कि 9 साल बेमिसाल में, कि चाइना बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति है, बहुत मजबूत इकोनॉमी है, मैं लड़ नहीं सकता? तो ये है इनका 9 साल बेमिसाल के कुछ उदाहरण। बाकी मैं आगे बात करूंगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। तो मेरा एक मोटा मोटी ये कहना है, विदेश नीति, डोमेस्टिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर को टोटली इन्होंने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा विधायक इन्होंने तोड़े, सबसे ज्यादा चुनी हुई सरकारों को इन्होंने गिराया। जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार थी, जहां राष्ट्रपति शासन लागू करने में इनको दिक्कत आ रही थी, जहां पे इनको क्या कहता था, दल बदल ये लागू नहीं करवा सकते थे, वहां पे विधायकों को कभी खरीदा, कभी फरोख्त किया, उनसे रिजिग्नेशन दिलवाया, दल बदल कानून के जो पूरी की पूरी जो एक आत्मा थी उसको खत्म कर दिया। दल बदल जो कानून जो 10वीं अनुसूची में और जो पार्लियामेंट में जो संशोधन करके लाया गया था कि विधायकों के तोड़ फोड़ नहीं होगी, उसकी आत्मा को इस सरकार ने मारा है। गवर्नर जिस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं पूरे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो भी इनके 9 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो संविधान का पहरुआ नहीं है राज्यों में, वो केंद्र सरकार के लठायत के रूप में राज्य सरकारों पर लाठी चला रहे हैं। तो ये है 9 साल इनका बेमिसाल। जेपी सर जी, प्रेस की स्वतंत्रता पे संजीव जी ने कहा, युवा रोजगार क्या है हाल सर? देखिए सर,
हम प्रेस की स्वतंत्रता पर भाजपा के सोच के बारे में बताना चाहते हैं। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन और 13 महीने के बाद जब फिर से बनी, मेजॉरिटी ठीक से आ गई थी, तो जो मीडिया मैनेजमेंट था उसके लिए इन्होंने क्या किया। देखिए, एक तो सरकार अंग्रेजी अखबारों से कम घबराती, क्योंकि जानते हैं इसको इलीट क्लास पढ़ता है, जो कि काफी के प्याले में अपने जो है ड्राइंग रूम में जो है क्रांति पैदा करता है, आम आदमी की तरह सड़क पर नहीं उतरता। लेकिन जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर है जो आम आदमी पढ़ता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इन्होंने लैंग्वेज न्यूज़पेपर में अपने एडिटर बैठाने शुरू किए, और उसमें तमाम बड़े बड़े अखबारों में इन्होंने अपने एडिटर बैठवाए। सहारा में मामला गया तो सहारा ने कहा कि हमारे इन हाउस में जो भी हो आप कहिए, हम उसको एडिटर बना दें, हम बाहर से कोई एडिटर नहीं रखेंगे। तो वहां एक दीक्षित साहब जो कार्टूनिस्ट थे वो एडिटर बनाए गए। आप अगर अखबारों का इतिहास देखेंगे और तो देखेंगे कि भाई कोई अपना अखबार निकालता हो कार्टूनिस्ट और एडिटर बन गया, वो बात अलग है, अदरवाइज किसी अखबार में कार्टूनिस्ट एडिटर नहीं बनता। तो दीक्षित साहब जो है वो कार्टूनिस्ट एडिटर जो है वो क्या कहते हैं सहारा के बने, और जब तक इनकी सरकार थी तब तक रहे। उसके बाद जब अटल जी की सरकार गई तो दीक्षित जी की विदाई हो गई। तो इन्होंने एडिटर रखवा कर मीडिया मैनेजमेंट किया। अब उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसमें ऑपरेशन वेस्ट एंड में तमाम इनके लोगों की पोल खुल गई, जो मतलब पैसा ले रहे थे तहलका वालों से, और ऑन कैमरा सब पकड़े गए। तो उसमें सब अखबारों ने ब्लैकआउट कर दिया, क्योंकि एडिटर इनके थे, लेकिन जागरण के एडिटर नरेंद्र मोहन थे जो बीजेपी के थे, लेकिन उनको इन्होंने मंत्री नहीं बनाया था, तो उन्होंने जो है सरेंडर नहीं किया, और उन्होंने अपने अखबार में ये पूरा प्रकरण छाप दिया। नतीजा हुआ कि बाकी अखबार वालों को भी दूसरे तीसरे दिन इसे उठाना पड़ा मैटर को, जिसमें बंगालू लक्ष्मण 1 लाख रुपया लेते हुए पकड़े गए थे, सिंहदेव जो थे वो पकड़े गए थे, और आपका क्या कहते हैं आपके इनकी रक्षिता थी जया जेटली, वो जो है आपके क्या कहते हैं काफी रुपए के हेर फेर में जॉर्ज फर्नांडिस की, वो पकड़ी गई थी। एक जो है आर्मी के ऑफिसर थे, वो ऐसा सामान उनको जो है घूस दे के बेच रहे थे सब, जो सामान का अस्तित्व ही नहीं है। और उन आर्मी ऑफिसर को बहुत सीनियर लेवल के थे, उनको यही नहीं मालूम था कि जो हम खरीद रहे हैं, वो गूगल पर भी उसको डाल के देखते तो उनको पता चल जाता कि इसका तो अस्तित्व ही नहीं है जिसको हम खरीदने का सौदा कर रहे हैं। इसके बाद आपकी मनमोहन सिंह की सरकार आई, और मनमोहन सिंह की सरकार के बाद 2014 में अपने साहब की सरकार आई, जिसका 9 साला जश्न मनाया जा रहा है। इस सरकार ने कहा कि नहीं, कोई एडिटर को मैनेज करने की जरूरत नहीं, मालिकों को सीधे मैनेज कर दो। मालिक मैनेज रहेंगे तो एडिटर तो उनके नौकर हैं। नतीजा है कि इस सरकार ने सारे मीडिया चैनल के मालिकों को ही मैनेज कर दिया, और इस सरकार ने सोचा कि मझोले और छोटे अखबार क्या पता हमारे मैनेजमेंट में ना आ पाए, कितने लोगों को मैनेज करेंगे। तो इन्होंने इस तरह की सब नियम और शर्तें लगा दी कि उसमें से अधिकांश अखबार बंद हो गए, जिसमें एक जेपी सिंह भी जिस अखबार में थे, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, उसका इलाहाबाद एडिशन बंद हो गया, मैंने बेरोजगार हो गया। हमारे साथ और 25 लड़के, अगर गाँव का नेटवर्क देखे तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट इस तरह किया, और जिसको हम आज गोदी मीडिया कह रहे हैं, तो गोदी मीडिया मतलब मीडिया मैनेजमेंट, मालिक ही गोद में बैठा हुआ है, तो बाकी पत्रकारों की औकात क्या है, तुरंत हायर और फायर कर दिए जाएंगे। अच्छा, वो फायर किए जाएंगे, बेरोजगारी इतनी है कि 4 लोग लाइन में खड़े कि आप हटाए जाएं, तो हम जो है आपकी जगह आकर के बिरदावली गाने लगे सरकार की। तो ये मीडिया मैनेजमेंट है सर। जी जी संजीव जी, बड़ा जो है जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार आई थी जब अन्ना हजारे बैठे थे यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में। लेकिन कर्नाटक चुनाव में पेसीएम चला, पेसीएम 40%। और मैं कल गिरीश मालवीय से बात कर रहा था महाकाल वाले मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि 40% तो कम है, यहाँ तो 80% तक सब खा गया है। तो और बाबा रामदेव कह रहे थे काला धन लाएंगे, सब कहाँ गया काला धन भ्रष्टाचार, उस पर क्या 9 साल में। जी भी सर, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 40% कमीशन तो ऊपर दिया जाता है, जब आपको फंड मिला तो आप सीधे 40% पहुंचाइए। इसके बाद अब जब आप मौके पर काम कराएंगे तो जो आपका इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, और जो उनका आपका जो सुपरिटेंडेंट है जो काम को आपके देखता रहेगा,
उससे लेके ऑफिस में पेमेंट कराने तक आपका फिर 15 से 20% पैसा और लगेगा, तो 60% हो गया। और उसके अलावा जो ठेकेदार है वो 10% 15% अपने लिए कमाएगा, तो 75% से लेके 80% हो गया। मतलब आपका 100 रुपए में केवल 20 रुपए का काम समझिए, अगर हुआ तो हुआ, वरना 80 रुपए का काम तो भूल जाइए आप। बता जी यहाँ संजीव जी। हाँ जब कुंभ और हाँ कुंभ प्रयागराज में लगता है तो सिंचाई विभाग के पास जो है घाट बनवाने का जिम्मा होता है, क्योंकि बाढ़ की वजह से घाट ऊपर नीचे हो जाता है। तो घाट में जो मिट्टी काट करके घाट बनाया जाता है, तो मान लीजिए कि अगर उसका 5 रुपए स्क्वायर फुट रेट हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको इंजीनियर साहब कहेंगे ठेकेदार को, देखिए साहब इसमें आप 2 रुपए भूल जाइए, ये 3 रुपए स्क्वायर फीट है, और इस 3 रुपए स्क्वायर फीट में हम आपको समझ लेंगे जब आपका वो बिल उल बनाएंगे। और इस 3 रुपए में आपको जो है 20% हम लोगों को कमीशन देना है, मैंने इंजीनियर जूनियर इंजीनियर को, और 10-15% ऑफिस में देना है। मतलब 5 रुपए में 3 रुपया आप 2 रुपया 3 रुपया आप पहले ही भूल गए, उसके बाद इतना कमीशन हो गया। मतलब आप समझिए कि 5 रुपए का काम 2 रुपए में या 1.5 रुपए में, ये स्थिति है, ये अर्थशास्त्र है इनका, आप बता रहे। तो वहां अच्छा, और बिल बिल भी इतना बढ़ा बढ़ा के बनता है एडजस्ट करने के लिए, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी संजीव जी। तो 40% कमीशन नहीं सर, 80% कमीशन। जी राजीव गांधी ने तो अब 40-45 साल पहले बड़ी ईमानदारी से कह दिया था कि 1 रुपया जाता है केंद्र से तो 15 रुपया ही नीचे पहुंचता है। लेकिन आज भी अगर जैसा कि आकलन कर रहे हैं जेपी सर की, आज भी वही स्थिति। देखिए सर, मनमोहन सिंह की जब सरकार गई थी तो इस देश पे 53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और आज 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सारे जो कर्ज लिए गए हैं वो भारत के नागरिकों के नाम पे और देश के संसाधनों के नाम पे ही कर्ज लिए जाते हैं। अब सवाल है कि वो 155 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है, उसमें से 103 लाख करोड़ जो मोदी के कार्यकाल में लिए गए हैं, वो गए कहां? दिख तो कहीं रहे नहीं है। सड़कें टूटी हुई है, गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, विकास के सारे काम वहीं के वहीं नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े कुछ हाईवे जरूर बने हैं जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को बेनिफिट देने वाले हैं। बड़े बड़ी ट्रेनें, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाई जा रही है, गरीबों के ट्रेन बंद कर दिए गए। तो सवाल यह है कि ये जो 103 लाख करोड़ रुपए गए कहां? यही 103 लाख करोड़ जो है वो 40% और 80% के रूप में का बंदरबाट पूरे देश के अंदर हुआ है। हर जगह डेवलपमेंट के नाम पे उद्घाटन करके और जिस तरह से पैसे खाए जा रहे हैं। और सवाल यह है कि इस सरकार में कुछ भी पाक साफ नहीं है, चाहे वो नियुक्ति हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, हर सेक्टर में हर जगह कुछ ना कुछ एक सुविधा शुल्क और लेन देन की बात हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार को लेकर तो आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हमने संस्थागत कर दिया है। बेशर्मी से विरोधियों पे ईडी सीबीआई जा रहा है, खुद का भ्रष्टाचार पे तो ये कुछ बोलने को राजी नहीं है। कहते हैं ये तो हम जो कर रहे हैं ये ठीक है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, संस्थागत हो गया है, ये तो जस्ट सुविधा शुल्क है, ये तो हम करेंगे। अब देखिए, आर्थिक फ्रंट पे एक बहुत बड़ी बात है। आज एक बहुत बड़ी खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, दास कॉशंस बैंक अगेंस्ट हाइडिंग स्ट्रेस गवर्नेंस इशू। बैंकों की हालत खराब है, रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलर्ट किया है। बैंकों के कर्ज जो है डूब रहे हैं, 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में चला गया है। 9 साल बेमिसाल है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में चले गए, मतलब कि ये कहने को अब कागजों में रह गए हैं, ये कभी वापस नहीं आएंगे। खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि बैंकों की हालत खराब है, बैंकों को अलर्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में आप कैसे सस्टेन करोगे, इसको थोड़ा अलर्ट रह के लोन दो, लोन की रिकवरी ठीक करो। लोन की रिकवरी ठीक कहाँ होगी? लोन लेने वाले तो सरकार के साथ मिले हुए हैं, वो तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे देते हैं पीछे से। तो ये जो पूरा का पूरा जो हालमेल देख रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, आप उसको जरा देखिए, देखने वाली है। पेंडेमिक में आप देखिए कि 40 लाख लोग मर गए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री 7 साल 9 साल बेमिसाल में थाली भिजवा रहे थे, आपके सामने ही है कि किस तरह से थाली भिजवाया गया। तो ये जो इस हालात में जो भ्रष्टाचार को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को इन्होंने कर दिया है संस्थागत।
इसमें तो आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी बिना कुछ लिए दिए आपका काम किसी भी सरकारी दफ्तर में नहीं होगा। और सरकारी दफ्तर में अगर आप रजिस्ट्री भी कराने जा रहे हैं तो अगर उनसे आप कहिएगा, किसी से बात कीजिएगा अधिकारी से, तो कहेंगे बड़ी बेशर्मी से, भाई इतना तो देना पड़ेगा, चाहे आपके पास जिसकी सिफारिश हो, चाहे आपका काम जितना जायज हो, क्योंकि ये ऊपर तक जाता है, मंत्री तक जाता है, सीएम तक जाता है। छोटे छोटे कामों में लाइसेंस बनवाना हो, जितने भी काम है, हर जगह रेट फिक्स हो गया है, खुला रेट फिक्स है, दलाल घूम रहे हैं, फिर कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। तो ये तो इन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया गया। किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो समाज कल्याण हो, पेंशन लगवाना हो, तब भी वहां अगर आपको पैसे चाहिए, वो पैसा मांगेगा तभी आपका वो फाइल क्लियर करेगा, लाइसेंस बनवाना हो तब भी आपका फाइल क्लियर करेगा, रजिस्ट्री करानी हो तो अब भी आपका फाइल तभी क्लियर होगा जब आप पैसे देंगे। तो ये तो इतना एक सिस्टम हो गया, इस पे तो आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए तो आपको सीधा नजर आएगा, खुला काम है, कहीं रोक टोक नहीं है। तो 40% वाली बात तो बड़े प्रोजेक्टों की आप बात कर रहे हैं, जिसमें सड़क ले रहे थे, बड़े सड़क बन रहे थे, इरिगेशन के जो बांध बन रहे थे, ऐसे जिसमें सरकार ठेके करती है। डे टू डे रूटीन में जो आम आदमी प्रभावित हो रहा है, आप उसका भ्रष्टाचार के देखिए कि क्या रेट हो गए हैं। जो किसी जमाने में, मैं नहीं कहता कांग्रेस के राज में नहीं था, कांग्रेस के राज में 200-300 रुपया लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बाहर दलाल बैठे होते थे, 200-300 रुपया लेके लाइसेंस बनवा देते थे, लर्निंग लाइसेंस और गाड़ी का लाइसेंस। आज आप चले जाइए, आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए भी 5,000 रुपया से नीचे कोई नहीं मांगेगा। और वहां दलाल बाहर बैठे हैं, अंदर आप दे जाइएगा, वो आपको इशारा कर देगा कि बाहर जाके बात कर लो। यही हाल आपका रजिस्ट्री दफ्तर में है। जो काम 3-4 हजार में किसी जमाने में होता है, इस समय लाख रुपए से नीचे में कोई तहसीलदार साइन करने को तैयार नहीं है रजिस्ट्री के दफ्तर में। आप कोई भी लैंड, आप किसी भी मतलब जगह पे चले जाइए कि हमको लैंड की रजिस्ट्री करानी है, ये लीजिए आप कागज, हमारा रजिस्ट्री कर दीजिए, सब जेन्युइन है, एवरीथिंग जेन्युइन। लेकिन वो एकदम फिक्स है, वकील पहले ही बोल देगा जो फाइल तैयार कर रहा है कितना तहसीलदार साहब का है। तहसीलदार साहब से बात कीजिएगा, वो कहेंगे यार ये तो ऊपर तक जाता है, रेवेन्यू मंत्रालय तक जाता है। रेवेन्यू मंत्रालय वाले कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर तक जाता है, कुछ लोग कहते हैं ऊपर तक जाता है। आप यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में पैसे लग रहे हैं, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में पैसे लग रहे हैं, वीसी फिर आगे लेक्चरर अपॉइंट करने के लिए पैसे लेता है। वो कहता है भाई हमने 10 करोड़ रुपए दिए वीसी लगने के लिए, तो मैं कहां से निकालूं। ये कॉमन है, आप किसी भी राज्य में चले जाइए। मैं हालांकि मैं नहीं कहता कि भाजपा शासित राज्यों में है, बाकी राज्यों में भी होगा, है भी, बिहार जैसे राज्य में भी मैंने काफी सुना है ऐसी चीजों को। तो ये हर जगह एक मतलब कि हर कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। 9 साल बेमिसाल में सरेआम हो रहा है। लेक्चरर का अपॉइंटमेंट के लिए 40 लाख 50 लाख, वाइस चांसलर के कमेटियां जो बन रही हैं उसमें जाके पूछिए तो वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यार, हमें तो नाम आ जाता है, ये सेलेक्ट करना है, हमें तो साइन करना है। उनको भी साइन करने के बदले कुछ मिल जाता है हूबहू। प्लस उसके बाद वीसी साहब कहते हैं कि हमने तो ऊपर दिया है इतना, बीसी लगने के लिए दिया है, हम कहां से अपना पूरा करेंगे, हमें भी अपना घाटा पूरा करना है। तो जब ये हालात हो चुके हैं भ्रष्टाचार को लेकर, कर्नाटक वाला 40% तो बहुत हाई लेवल के भ्रष्टाचार में आते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे भ्रष्टाचार नौकरियों में जिस ढंग से हो रहा है, छोटे छोटे जो डे टू डे लोगों के काम होते हैं दफ्तरों में जाके, छोटे मोटे जो काम होते हैं उसमें जिस ढंग से भ्रष्टाचार है, राशन कार्ड बनवाने में पैसे ले रहे हैं 2-2 5-5 हजार रुपए, ये हालात है इस देश के अंदर। तो काहे को 9 साल बेमिसाल, तो सब सामने नजर आ रहा है। जी जेपी सर, विश्व गुरु बनने पे बड़ा जोर है। मैंने सतपाल मलिक साहब का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी पैसे लेके आए थे, मैंने भगा दिए। कैसे बनेगा? शिक्षा का जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बड़ा पुरातन संस्कृति, विश्व गुरु तमाम बनने का है। क्या है शिक्षा का हाल 9 साल में, क्या हुआ है सर? देखिए सर, जहां जहां आप ऊपर से संस्थागत रूप से जो है एक पार्टी विशेष के कैडर को या एक संगठन विशेष के कैडर को बैठाएंगे, और वो जानता है बैठने वाला आदमी कि हम अपनी योग्यता के बल से नहीं, हम इस वजह से बैठे हैं, तो वहां वो हर काम का कंसिडरेशन रहेगा ही उसके सामने। वो चाहे यूनिवर्सिटी में टीचर हो, पुलिस में भर्ती हो, सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो, आपसे बता। अब आप ये देखिए कि अभी तो आपका आउटलुक में छपा है आपके हिंदू कॉलेज, जहां पर वहीं के एक सज्जन का जो है वो मर गए, और जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरह जो है आरएसएस ने जातिवाद और जो है उधरवाद सब फैला रखा है। तो एजुकेशन तो अपनी जगह पर है सर। वो जो 5 रुपए में हमने बताया कि 2 रुपये आप भूल जाइए, 3 रुपए में आप वो काम करना, तो 5 रुपए में 2 रुपया माने 40%। वो 40% कमीशन तो पहले ही चल गया, और 2 रुपया जो 3 रुपया बचा उसमें काम का अलग परसेंटेज हुआ।
ठेकेदार का फायदा मतलब 1.5 रुपए का काम हुआ 5 रुपए में, आपको बता रहे कैसा काम होगा आप खुद समझ लीजिए, किस क्वालिटी का काम होगा आप खुद समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि 9 साल में इन्होंने पूरे देश का भरछा बैठा दिया, आपको बता। इकोनॉमी की हालत जो है वो पूरा देश देख रहा है। नोटबंदी से जो क्या हुआ ये पूरा देश देख रहा है। फाल्टी जीएसटी से क्या हुआ ये पूरा देश देख रहा है। आप जनता को नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहते हैं, और वो भी ऐसा निचोड़ना चाहते हैं कि नींबू में केवल सीठ ही बचे, जरा भी रस नाम की चीज न बचे। आपको बता दें, लोगों के घरों में सब्जियों की मात्रा कम हो गई, लोगों के घरों में दूध का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी मात्रा कम हो गई। अभी आपके कर्नाटक में दूध जो आप रोज खरीदते हैं उस पर सब्सिडी देने की घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में हुई है कि मतलब दूध इतना महंगा हो गया कि आम आदमी अब दूध नहीं खरीद सकता। डॉक्टर कहेंगे कि 1 गिलास दूध रोज पिलाओ, और 1 गिलास दूध अगर रहे तो घर में सबके लिए चाय बन सकती है, दूध कहाँ से पिएगा अगला आदमी? जो खरीदने के लिए पैसा रहेगा तब तो दूध पिएगा। आपका उन्होंने कहा कि हम किसानों को इतना देंगे, उनको इतना देंगे, हर महीने इतना जो है हम वो देंगे, तो उसमें लगातार जो है वो गोदी मीडिया छापने लगा कि कितने करोड़ का बोझ पड़ेगा कर्नाटक के बजट पर, कितने करोड़ का बोझ पड़ेगा। ओल्ड पेंशन योजना से कितने करोड़ का बजट पड़ेगा। आखिर जो यूपीए की सरकार थी या कांग्रेस की जो इतने दिनों सरकार थी, वो ओल्ड पेंशन योजना के ही तहत तो लोगों का भुगतान कर रही थी, आपकी तरह रो तो नहीं रही थी। दूसरी बात, डेवलपमेंट आप रोजगार पैदा करने के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, या डेवलपमेंट 40% कमीशन 60% कमीशन? भाई 40% आपने खाया, जो उसमें सप्लायर है उसने 10% 20% खाया, जो इंजीनियर है उन्होंने अलग खाया और ठेकेदार ने अलग खाया, तो कई रुपए का काम हुआ। आप नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, आप प्रयागराज से बनारस सड़क मार्ग से जाइए, आपको 190 रुपए के आसपास टोल टैक्स देना पड़ेगा एक तरफ से। आप प्रयागराज से दिल्ली जाइए और आगरा एक्सप्रेसवे वगैरह ले लीजिए, आपको कम से कम 1200 से 1500 रुपया एक तरफ से टोल टैक्स देना पड़ेगा, आप समझिए। जबकि आपसे जो टैक्स लिया जाता है गाड़ी का, वन टाइम जो टैक्स होता है उसमें 12 या 20 साल का पैसा जोड़ के लेते हैं, उसमें रोड टैक्स शामिल। कौन सी रोड का टैक्स लगता है? आपके घर से जो बाहर निकलते हैं गली में, उसका टैक्स लगता है? किस रोड का टैक्स लगता है? और दोहरी व्यवस्था है, वो टैक्स अलग आप दें, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके बाद जब आप राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरे या स्टेट हाईवे से गुजरे तो वहां टोल टैक्स अलग दें, और टोल टैक्स भी इतना हैवी कि कुछ पूछिए मत। तो ये सब स्थितियां हैं सर। तो इसमें आप जो है वो 9 साल बेमिसाल, हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपका एक स्तंभ है नगर, वो क्या कहते हैं, न्यायपालिका, सरकार उससे क्यों 9 साल से लड़ रही है? लगातार उसको पालतू बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? उसने अगर एक संघवाद तो फैसला लिया फेडरलिज्म पर, तो आप उसको पलीता लगाने के लिए अध्यादेश ला करके आपने उसको पलीता लगाने की कोशिश की। अब इसमें तो अभी कोर्ट खुलेगा तब पता चलेगा कि टकराव होगा या न्यायपालिका सरेंडर कर देगी। जी जी संजीव जी। हाँ देखिए, अभी जो बात हो रही थी ना सर नौकरियों पे और तमाम भ्रष्टाचार, अभी देखिए कि अपने एक दो इम्पोर्टेंट मसले मेरे दिमाग से निकल गया था। एक, इन्होंने आउटसोर्सिंग प्रणाली शुरू करी है। आपने देखा होगा कि एम्प्लॉइज को हायर करते हैं थ्रू आउटसोर्सिंग, जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं लोगों को रखते हैं। 9 साल बेमिसाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आउटसोर्सिंग में अब क्या हालात हो गए हैं कि जिस एम्प्लॉय को ये 12 महीने के लिए रखते हैं, उस एम्प्लॉय से 3 महीने की सैलरी वो कंपनी मांगने लगती है कि 3 महीने की सैलरी दो, फिर हम तुम्हें रखेंगे 12 महीने के लिए। और पता है अब और उस कंपनी का बैकग्राउंड पता कीजिए कि उन किनसे संबंधित कंपनियां हैं। हालात तो इतने बदतर हो गए कि आउटसोर्स पे जिनको 12,000 13,000 दे रहे हैं, उनसे भी 2-2 3-3 हजार रुपया ये रख लेते हैं, उनसे 2-2 3-3 महीने की सैलरियां अपने पास रख लेते हैं एडवांस में, ये आपको कंपनी को देनी पड़ेगी। कुछ ऐसे ही मैंने आउटसोर्सिंग कंपनियां देखी हैं जो उनके हालात ये हैं कि वो कोई एनजीओ चलाते हैं और वो एनजीओ के नाम पे 20,000 30,000 रुपया साल का उनके सैलरी से काट लेते हैं। मैं हैरान हो गया, और वो मैं हैरान था कि उसमें से एक एनजीओ जो था वो किसी सत्ताधारी दल के किसी व्यक्ति का था, और उसकी कंपनी में लोग काम कर रहे थे। मैंने मध्य प्रदेश में देखा कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड बेचारा रो रहा था कि बताइए मेरा 12,000 रुपया एनजीओ में सर्विस के नाम पे इन्होंने हमारी सैलरी से 15,000 रुपया एक महीने का काट लिया। तो भ्रष्टाचार को गरीब जो सबसे जो निचला तबका है उसको जब इस लेवल पर प्रताड़ित किया जा रहा है कि जो 15,000 रुपए जिसकी सैलरी है और उससे आप 3 महीने की सैलरी ले लो, और सबको पता है सिस्टम में कि वो कंपनी किसकी है, कौन ले रहा है, 3 महीने की सैलरी 2 महीने की सैलरी। तो ये हालात हो चुके हैं आउटसोर्सिंग की नौकरियों में।
अब जहां तक बात है 9 साल बेमिसाल में, किसानों की भी बात होनी चाहिए। आप पिछले 9 साल में किसानों के सुसाइड्स जरा देख लीजिए, हजारों किसान सुसाइड्स कर चुके हैं, संख्या लाखों में पहुंचेगी। कि जो हालात है किसानों के, बड़े डंके की चोट पे कहते थे कि 2022 तक हम दुगना कर देंगे किसानों की आमदनी। हालात ये है कि टमाटर जब फसल होता है, टमाटर की फसल जब बाजार में आती है तो उस समय 2 रुपए 1.5 रुपए किलो टमाटर, आलू का फसल तो 50 पैसे आलू। अभी शिमला मिर्च 1 रुपये लोगों ने पंजाब में, हरियाणा में सड़कों पे फेंक दिया। 1 रुपए किलो पे कोई बिक रहा था शिमला मिर्च, बताइए। उपभोक्ता को तो मिलता नहीं 1 रुपए किलो पे, उपभोक्ता को तो 20-25 रुपए किलो शिमला मिर्च मिल रहा है। बेसिकली ये सरकार चाहती है, 9 साल बेमिसाल की सरकार, कि ये सारी चीजें कारपोरेट कंट्रोल में आ जाए। किसानों को इतना हताश कर दो कि वो सरेंडर कर जाए कॉर्पोरेट के सामने। शिमला मिर्च भी कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट खेती करे, शिमला मिर्च वही उगाए, शिमला मिर्च वही बाजार में बेचे। जैसे अदानी सेब का कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे सेब को कंट्रोल में लिया हिमाचल के अंदर, कि 20 रुपए 30 रुपए का सेब खरीद के बाजार में 100 रुपए बेच रहा है, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा हर इस सेक्टर को, फूड सेक्टर को भी अपने मित्रों का हवाला करना चाहते हैं, करने के तैयारी में है। और ये उपलब्धि जो इनकी 9 साल की है, बहुत बेहतरीन उपलब्धि है कि किसानों को भी उन्होंने मारने की पूरी, मजदूर तो पहले ही मर चुके हैं, उनके लिए लेबर कोड लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 8 घंटे की जगह उनसे 12 घंटा काम लेना चाहेंगे। उनको अब यूनियन बनाने की भी सहमति नहीं होगी, हड़ताल करने के भी अधिकार उनको छीन रहे हैं और उनकी ड्यूटी आवर बढ़ा रहे हैं लेबर कोड के लाकर। तो किसान मजदूर 9 साल में कितना बेमिसाल इस सरकार ने किया है, ये सामने है, आपके सामने है कि जो हालात बने। संजीव जी और जेपी सर, आप दोनों जिस शहर में रहते हैं, बड़ा होली सिटी है, संगम इलाहाबाद, और गया विष्णुपद टेम्पल भी है, और वहाँ बोधि वृक्ष भी है, बोधि टेम्पल भी है। बड़ा हल्ला हुआ था, स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी। कितना बना बोध गया स्मार्ट सिटी गया? स्मार्ट सिटी के नाम पे तो आप समझिए कि जनता को पूरा रौंदा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक जो सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए का जो जारी किया, उसमें काम तो हुआ 10 से 20%, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों पे टैक्स बढ़ाए गए हैं जबरदस्त तरीके से। गया तो खैर स्मार्ट सिटी हुआ ही नहीं हो, तो नाला नूला वैसे ही खुला है। गया की मैं बात नहीं करना चाहता कि गया की हालत क्या है, वहां तो बदतर है, वहां तो कोई स्मार्ट सिटी तो मुझे नजर नहीं आया कि कुछ बना भी हो गया। मैं बोध गया में जहां रहता हूँ, वहां 10 साल पहले जो नीचे जो पाइप लगाए जा रहे थे सीवर के, वो इतने छोटे छोटे थे कि आज तक वो 10 साल में सीवर के पाइप ही नहीं शुरू हुआ है। मैं चंडीगढ़ जैसे शहर की बात करता हूँ कि स्मार्ट सिटी पहले ही था, पंडित नेहरू ने उसको स्मार्ट बनाया था, देश का सबसे खूबसूरत शहर है, उसको इन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जो सिटी स्मार्ट है उसको आपने स्मार्ट सिटी में शामिल कर लिया, वहां कुछ करना पड़ा नहीं। इन्होंने सीसीटीवी कैमरे बड़े बड़े ट्रैफिक के लगा दिए, चालान की संख्या खूब बढ़ी, उससे सरकार का इनकम खूब बढ़ने लगा। थर्ड, ये पानी का रेट बढ़ा दिया स्मार्ट सिटी के नाम पे, बिजली का रेट स्मार्ट सिटी के नाम पे बढ़ा दिया। जो इतने भी सिविक्स के से रिलेटेड चीजें थी कि हम आपको स्मार्ट सिटी में ले आए हैं तो आपको पानी का पैसा इतना देना पड़ेगा, पानी का रेट डबल हो गया, बिजली का रेट डबल हो गया स्मार्ट सिटी के नाम पे। मिला कुछ नहीं, क्योंकि वो तो नेहरू के टाइम से ऐसा प्लानिंग था और ऐसा वो सिटी बना हुआ है, वो स्मार्ट ही रहेगा। तो ये स्मार्ट सिटी जो एक है, ये भी एक बहुत बड़ा घपला है और जनता के ऊपर बहुत बड़ा भार है स्मार्ट सिटी। और जो जिन 72 शहरों को स्मार्ट बनाने की जो बात थी, तो वो तो उनकी तो हालत हमें कहीं सुधरती हुई नहीं है। गया की हालत तो मुझे कहीं सुधरते, वही नाले खुले हुए हैं, वही सड़कें वैसे ही है, वैसी सड़कें टूटी हुई है, बरसात हो जाए तो आपके कीचड़ में ही निकलना पड़ेगा। तो गया हुआ और बोध गया में तो कोई मुझे अंतर नजर नहीं आया। जेपी सर, इलाहाबाद का क्या हाल है स्मार्ट सिटी? अरे सर, आप कोई सड़क जो है वो आप पूरे मकान गिरवा के बिना कंपनसेशन के भूमिधरी मकानों को, जमीनों के मकान को गिरवा दीजिए, जिंदगी भर की किसी कमाई 50 साल पुराने स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़क चौड़ी कर देंगे तो ये स्मार्ट हुआ? अब सड़क चौड़ी करने का आप अर्थशास्त्र समझिए। जिस सड़क पर जो आपका सर्किल रेट अगर मान लीजिए कि 100 रुपया स्क्वायर फीट हो, तो स्मार्ट सिटी का जब चौड़ीकरण हो गया तो 1,500 रुपए स्क्वायर फीट हो गया। आप मान लीजिए, तो रजिस्ट्री आप कराए जाएंगे तो आपको
उसका जो है ड्यूटी के रूप में 100 रुपए की जगह 1,500 देना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब आपकी सड़क 80 फीट चौड़ी सड़क पर है। पहले आपकी सड़क 20 फीट या 15 फीट चौड़ी सड़क पर थी। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी के नाम पर खूब पैसा खाया गया। इलाहाबाद में स्मार्ट सिटी और पिछला जो अर्धकुंभ लगा था उसको घालमेल कर दिया गया। आप यही नहीं पता लगा सकते कि इसमें कौन सा काम कुंभ के नाम पर हुआ और कौन सा नाम स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ। भारी कमीशन खाया गया। कुछ लोगों ने आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, जिसमें इलाहाबाद के कमिश्नर वगैरह की जांच चल रही है, जो उस समय जो है मतलब, लेकिन वो जांच क्या चल रही है, कहाँ खा पका गए, क्योंकि वहां भी मामला यही था कि पैसा नीचे से ऊपर जा रहा है। उसमें जो है संगठन मंत्री को भी पैसा जा रहा है और पार्टी संगठन में पैसा जा रहा है और ऊपर में भी पैसा जा रहा है, ऐसा जो है कहा गया। आपके पीडब्ल्यूडी में तत्कालीन मिनिस्टर को कहा जाता है कि मिस्टर 6% है। उसके पहले मिस्टर 5% कहे जाते थे। पता चला कि उस आप 6% इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें 1% ऊपर तक जा रहा है। तो सवाल है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आप रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप जो बना बनाया है उसको उजाड़ रहे हैं। आपने 20 फीट चौड़ी सड़क को 80 फीट बना दिया। ठीक है, कार वाले लोग आसानी से चलेंगे, लेकिन साइकिल स्कूटर के शहर में कार वाले कितने हैं? रिक्शा के शहर में आपके कार वाले कितने हैं? आप ये समझिए कि इलाहाबाद शहर एक और गंगा और यमुना, बीच में रेलवे लाइन, और उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, फिर शहर, और उसके बाद फिर जो है दूसरी ओर जो है दूसरी मैंने गंगा के दूसरी धारा दोआब में है। अब आपने स्मार्ट सिटी में इधर चौड़ा सड़क करना है या उधर चौड़ा सड़क करें? ये जो रेलवे लाइन को इधर से उधर पार करने या उधर से इधर पार करने, या गंगा जमुना को पार करने के लिए अगर ब्रिजों की संख्या पर्याप्त संख्या में नहीं बढ़ी तो काहे बात की स्मार्ट सिटी? पता चला कि आपका कोई आयोजन हुआ तो 3-3 4-4 घंटा जाम में लगता है आपका बता। तो स्मार्ट सिटी है ये? बाकी टैक्स जैसा संजीव जी ने बताया हर जगह बढ़ाया गया। दूसरी बात, मैं संजीव जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में आपका रजिस्ट्री का काम तहसीलदार नहीं करता। यहाँ रजिस्ट्री के काम के बाकायदे सब रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति हुई है, और वहां जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा भी नीचे से ऊपर तक जाता है। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री बनने के लिए भी बोली सुनते हैं कि लगती है। किसी आम आदमी को जल्दी ये विभाग नहीं मिलता, क्योंकि ये विभाग में केवल नोटों की बरसात होती है, जिम्मेदारी कुछ नहीं। जी सर, इलाहाबाद में मोदी साहब दलितों के पांव धोए थे, और जब पहली बार संसद में आए थे तो बोले थे बाबा साहब की वजह से मैं आया हूँ। महिलाओं के बारे में बोले थे, अब नहीं महिलाओं पर बात, अब की बार मोदी सरकार। दलितों और महिलाओं की क्या स्थिति 9 साल में हुई? किधर गया? रोहित बुमला से लेके अब तक तो देख रहे हैं लगातार एट्रोसिटी, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह। सर, ब्राह्मणों ठाकुर की स्थिति 9 साल में क्या हुई? कितना इनको रोजगार मिला, कितना इनको क्या मिला, आपसे बता रहे। तो वो स्थिति ऊपर से नीचे समझ लीजिए, आपसे बता रहे किसी को कुछ भी नहीं मिला, चाहे वो ब्राह्मण ठाकुर हो या जो। आपने 10% आपने सुदामा आरक्षण कर दिया, लेकिन जब नौकरी नहीं तो सुदामा आरक्षण से क्या मिलेगा, बताइए हमको आप। आरक्षण कर दिया, सुदामा आरक्षण कर दिया, 90% कर दिया, जब जॉब ही नहीं है। अब आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर रैंक, जो पहले आपका पीसीएस के बाद जो है जो दूसरी सर्विस होती थी, तीसरी सर्विस में था, तीसरी श्रेणी की, सबको पीसीएस में शामिल कर दिया गया ताकि लगे कि नौकरियों का जो है वो वॉल्यूम इतना है। तो अब आपका इंस्पेक्टर जो उत्तर प्रदेश में है वो भी पीसीएस है। अब आप समझिए, अगर उस हिसाब से आप देखें तो नौकरी तो बढ़ी नहीं, नौकरी तो सिक्योरिटी जा रही है। और आपने जो है वो सब तमाम आप फ्रेज करते हैं जो है अपनी डेवलपमेंट है, अपनी गाथा का, पूरे देश में किसी नागरिक को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। वो चाहे समाज का सबसे नीचे का तबका हो या जो सो कॉल्ड अपने को ऊपर का मानते हो, वो पूरे उत्तर प्रदेश से लेके सब जगह जहां सरकार नियंत्रित मंदिर है, वहां इस बात पर जो है पंडा समाज और पंडित समाज लड़ रहा है, उन मंदिरों को पंडितों और पंडों को सौंप दिया जाए। मतलब ये सरकार क्यों उसका जो है संचालन कर रही कमेटी बना करके। तो सवाल है कि वहां भी रोजगार सरकार ने छीन लिया है, कि उसका संचालन अपने हाथ में ले लिया है। अब काशी विश्वनाथ का संचालन सरकार के हाथ में है। अब वहां इतना पैसा इकट्ठा होता है, अगर वो पंडित जी पंडों और पुजारियों के हाथ में है तो पैसा उनके पास जाएगा, कोई उसकी जवाबदेही नहीं है। ये स्थिति है सर, किसी को कुछ नहीं मिला, सबको वो बड़का शून्य है, आपसे बता रहे हैं। किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन तभी बीजेपी को बहुत लोग वोट दे रहे हैं, खुश भी है, चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए। नहीं, वो
नहीं, इस बेसिक सवाल का मैं भी जवाब देना चाहता हूँ कि ये अहंकार की तुष्टि है कि आप जो आपके विरोधी हैं, जिनके बारे में आपके विष जहर भरा हुआ है, आपको उनके जो है इसके नाम पर प्रताड़ित करने का अवसर मिल रहा है, तो उससे आपके एक अहंकार की तुष्टि हो रही है। आपको क्रूर आनंद मिल रहा है कि व्यवस्था तो सबके साथ वैसे ही है, कम से कम ये तो फायदा है कि हम जिसको चाहे उसको गरिया दें, जिसको चाहे उसको दबा दें, जिसको चाहे जो कर दें। जी संजीव जी, स्पेसिफिक जो है एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड दलित जी। जी देखिए, पहले तो मैं जेपी सिंह जी वाली बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो बात हो रही है सुदामा कोटा और जनरल कोटा की, तो मैं यूपीएससी की तो बात नहीं करूंगा। यूपीएससी को अभी भी मैं एक अच्छा ऑनेस्ट और एक बढ़िया संस्थान मानता हूं जहां पे ईमानदारी से नियुक्तियां हो रही हैं, मुझे जहां तक आज तक लगता है। आगे कोई बात हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जो तमाम नियुक्तियां हो रही हैं बाकी जगहों पे, वहां पे चाहे वो सुदामा कोटा हो, चाहे वो जनरल कोटा हो, चाहे ओबीसी कोटा हो, चाहे वो एससी एसटी कोटा हो, बिना जो लक्ष्मी कोटा के वहां कोई नियुक्ति नहीं होनी, ये आप मान के चलिए। चाहे वो अभी बात हो रही थी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के बात हो रही थी, वो नियुक्तियों की बात हो रही थी, तो उसमें जो अपर कास्ट भी है, तो अगर वो नियुक्ति करा रहा है तो उसको वहां सेवा तो देनी ही पड़ेगी, चाहे बेशक वो भारतीय जनता पार्टी का अंध समर्थक हो, अंधभक्त हो, खूब चुनाव में प्रचार किया हो, लेकिन जब नियुक्ति की बारी आएगी तो अगर 10 सिलेक्शन होगा तो उसमें से 8-9 को वहां सेवा प्रदान करना पड़ेगा धन का, मेरा ये मानना है। बाकी देखिए, जो दलित एट्रोसिटी की जो बात हो रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार में बकायदा दलित एट्रोसिटी जारी है। और दलित एट्रोसिटी का मैं 2 पार्ट मानता हूं कि दलित एट्रोसिटी बढ़ा भी है, मैं ये भी मानता हूं उसका एक सामाजिक कारण भी है कि दलितों पे अत्याचार करने वाली जातियों में भी वृद्धि हुई है। पहले अपर कास्ट और उसके बाद अब जो मध्यवर्ती जो कुछ जातियां जो अमीर हुई हैं, जिनके पास नियो फ्यूडल जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें ओबीसी समाज के दक्षिण से लेके उत्तर तक जो जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियों में अपने आप को मानती हैं, दबंग जातियां मानती हैं, चाहे वो रेड्डी हो आंध्र प्रदेश में, चाहे और उत्तर भारत की कई जो दबंग पिछड़ी जातियां हैं, तो ये जो कुछ समृद्ध जातियां हुई है, ये भी उनमें जुड़ गई, जो पहले से जो जातियां थी जुड़ी हुई। और इस पे सरकार जो है कागजों में काम करती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलिए एट्रोसिटी की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको अपमान मानता हूं कि जब लोकसभा का नींव जब रखा जा रहा था, तब भी दलित राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया, तो चलिए एट्रोसिटी नहीं, अपमान तो है। जब आप लोकसभा का उद्घाटन कर रहे हैं तो संसद भवन का तो एक ट्राइबल चीफ राष्ट्रपति हैं, आप उनको नहीं बुला रहे हैं, तो ये एट्रोसिटी नहीं है तो अपमान है, कम से कम अपमान तो है ही। जी चलिए, जेपी सर एक आखिरी सवाल लेता हूँ। जी जिस समय मोदी जी 13-14 में जब चुनाव लड़ रहे थे, सेना के रिटायर्ड अफसरों को लेकर मंच पे बड़े बड़े भाषण देते थे, 1 रैंक 1 पेंशन, और पता लगा बाद में अग्निवीर ही लेकर आ गए। देखिए सर, बहुत सी बातों को इलाहाबादी में कहा जाता है गुरु भैया की बातें हैं, मतलब कहने सुनने के लिए रस्मी बातें हैं, जो कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, व्यवहारिकता में अच्छी नहीं लगती, कहने सुनने में केवल अच्छी लगती हैं। तो बाकी जो है वो 1 रैंक 1 पेंशन हो, ओल्ड पेंशन हो, जो भी हो, ये भारत को अमेरिका जैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जब चाहे हायर हो जाए, जब चाहे फायर हो जाए। लेकिन जो अमेरिका का सोशल सिस्टम है कि जिसको अगर फायर कर दिया गया तो उसके जो है वो क्या कहते हैं, उसको हफ्तेवारी पैसा दिया जाता है उसका खर्च चलाने के लिए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो कार तक मेंटेन करता है उस पैसे से। तो ये वो सोशल वाला मामला नहीं है, लेकिन हम जब चाहे आपको हायर करें, जब चाहे आपको फायर करें, और आपको अनिश्चितता के रूप में रखें, ताकि हम जो कहें आप उसको एकदम सर हिला के कहें कि ना हाँ साहब, जी साहब, एकदम बिल्कुल ठीक है। आखिर वो जो आईएएस में लेटरल एंट्री की है इन्होंने, इसका क्या मतलब? कोई लेटरल एंट्री वाला बताइए जिनकी लेटरल एंट्री हुई हो और जिसे सरकार के किसी काम पर उठाया हो सवाल कि हाँ ये उचित है या अनुचित है।
तो सवाल इस बात का है कि भाई आईएएस तो है तो फाइल में लिख दें कि प्रधानमंत्री पीएमओ ये चाहता था इसलिए मैं इस पे दस्तखत कर रहा हूं। तो अगर आगे जांच होगी तो अधिकारी के लिए रहेगा कि साहब पीएमओ ने ये कराया है। लेकिन जो लेटरल एंट्री वाले हैं क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या जो टेम्परेरी लोग हैं क्या ऐसा कर सकते हैं? अगर टेम्परेरी लोग ऐसा करें तो तुरंत कहेंगे ऐसा करो गुरु, वो रास्ता सामने से निकल लो, पतली गली से निकल लो, तुम्हारी जगह दूसरे 2 और लाइन 10 लाइन में खड़े हैं, वो तुम्हारी जगह आकर के जो है मतलब भर्ती हो जाएंगे। सवाल इस बात का है कि आपकी मनमानियों पर कोई आपका सवाल ना उठाए, तो इसलिए आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो आपके विपरीत परिस्थितियों में भी जी हुजूर करने लगे। जैसे कि अभी जो है आउटसोर्सिंग वाली बात, एक प्रकार से आउटसोर्सिंग है, ये सरकारी आउटसोर्सिंग है। उन्होंने कहा ना कि 3 महीने का पैसा रखवा लेते हैं। अब आउटसोर्सिंग क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है ताकि जो आपके जो कर्मचारी रखे जाएं आउटसोर्सिंग में, काम उनसे भरपूर लिया जाए, वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करें। और अधिकारी उनको ये दे देते हैं कि देखो गुरु अच्छा काम करोगे तो हो सकता है तुमको एडाप्ट कर लिया जाए, तो और अच्छे से काम करें, समय से ज्यादा काम करें, कोई अपने अधिकारों के बारे में मांग न उठाएं, और उसके रूप में जो उनको पेमेंट दिया जाए और जिस एनजीओ या जिसके माध्यम से वो आए हैं उनसे मंत्री जी और संतरी जी सीधे ऊपर से ऊपर कमीशन ले लें, 10%, 20%, 30%, 40%। जिस समय सुखराम साहब जो है जिन्होंने जो है वो आपके टेलीफोन इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन किया तो सबको बड़ा अच्छा लगा। कहते जो फोन 2000 और 2200 में मिलता था वो फोन अब 250, 300, 400 रुपए में मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे उन्होंने नहीं सोचा कि ये जो 250, 300, 400 रुपए वाला फोन मिल रहा है ये बिना लेबर ला के बना है, ठेकेदारी पर बना है। और जो 2000 का फोन मिल रहा है वहां सारे लेबर ला लागू हैं और वहां आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लागू है। आपने आईटीआई कंपनी में डायरेक्टर रखा हुआ है, डायरेक्टोरियल बोर्ड है, तमाम अफसरों का जो है वो क्या कहते हैं पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम है। वही हाल है जो हिंदुस्तान टाइम्स में और जागरण में है कि हिंदुस्तान टाइम्स में अपना पता चला कि पूरा मैनेजमेंट है, पूरा एचआर डिपार्टमेंट है, जागरण में कुछ नहीं है, मालिक का वन मैन शो है। तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल खर्च कम है, वहां के कर्मचारियों को भी पैसा कम देते हैं, तो हिंदुस्तान टाइम्स उनसे कैसे कंपटीशन कर सकता है आप बताइए। जहां सारे खर्चे के बाद अखबार निकालेंगे तो अखबार की कास्ट बढ़ेगी, और जहां बिना किसी खर्चे के आप अखबार निकालेंगे वहां अखबार की कास्ट कम होगी। ये हाल सरकारी में भी है। और ऊपर से कमीशन ऊपर से है कि जिसको आप काम देंगे आउटसोर्स में सप्लाई करने का, उससे आप अलग कमीशन लेंगे। और फिर आपके यहाँ शादी ब्याह होगा तो वो जो है आपका सड़क साफ कराएगा, आपका दरवाजा साफ कराएगा, और हो सकता है हलवाई से लेके बाकी इंतजाम भी वो करे। आपके यहाँ जो है कोई प्रोग्राम हो तो मतलब उसमें भी आपका एको पैसा नहीं खर्चा होगा। ये सारी बातें हैं सर जी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दोनों की तरफ से सर, आपकी तरफ से भी और संजीव जी की तरफ से। देखिए कितना पास कितना मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि इस सरकार को मैसेज जो है ईश्वरीय मैसेज भी समझना चाहिए। बजरंगबली नाराज हो गए कर्नाटक में तो देखिए वो पूरा गदा भाजपा पे चल गया। अब जिस दिन पार्लियामेंट में वो सेंगोल स्थापित कर रहे थे और नंदी को स्थापित कर रहे थे, दंड को स्थापित कर रहे थे, उसी दिन महाकाल में शिव बाबा नाराज हो गए। तो ये नाराजगी को अभी समझें कि धर्म का व्यापार ना करें, धर्म को धर्म ही सब रहने दें। उससे अब भगवान भी नाराज हो रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। नहीं, कर्नाटक में मतलब कि इतने नाराज हुए कि 66 सीट पर उनको ला दिया, क्योंकि बार बार उन्हीं का नाम ले रहे थे। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में सैविज्म को अगर स्थापित कर रहे हैं तो इससे शिव भगवान खुश नहीं है। महाकाल में उन्होंने प्रकोप दिखाया है जिसमें इनके घोटाले को उजागर कर दिया कि पता चला कि भगवान के भी मूर्ति में ठगी मार के जो टूट गया, जिस ढंग से मूर्ति टूटी है। तो सब नाराज हो रहे हैं। ईश्वरीय जो प्रकोप है इन पे बहुत तेज पड़ेगा। तो ये समझें इस चीज को और संकेत को समझें 9 साल के टाइम के बाद कि भगवान का संकेत क्या है। जेपी सर देखिए सर, बहुत पहले मनोज कुमार की फिल्म का जो है गाना है, गाना क्या है वो एक प्रकार का उल्टी बाणी है। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का, क्या वो सब इनके ऊपर भी लागू होता है। दूसरी बात, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो जब ये महाकाल को धोखा दे रहे हैं तो इंसान को क्या ये छोड़ेंगे, आप बता जी। सवाल है ना कि एक राजा ने काग साहब जो है वो बड़ा शिकायत मिली कि राज्य में दूध में बड़ा पानी की मिलावट होती है।
तो उसने मंत्री से कहा कि यार जरा पता लगाओ कैसे मिला है। उनका ठीक है, उन्होंने मुरादी करवा दी कि सब जो है वो जितने लोग जो है वो आपके क्या कहते हैं पशु रखते हैं, वो सब लोग जो है वो एक एक घड़ा दूध जो है ढक के लाएंगे और एक बंद उसमें जो है वो घड़ा लटका के चले जाएंगे, कोई दूध की टेस्टिंग नहीं होगी। तो दूध वालों ने सब ने सोचा हो, चाहे जिस बिरादरी के हो, अगर उनके यहाँ गाय और भैंस है तो दूध ले जाना था, राजा का हुक्म था। सब ने पानी भर भर के ले गए और जो बंद उसमें जो है टंकी में उन्होंने उड़ेल दिया, ना उनका दूध चेक हुआ ना टंकी चेक हुई। और बाद में जब टंकी खोला गया तो पता चला कि शुद्ध पानी है। तो ये सब स्थितियां हैं सर। तो ये सब स्थितियां जो है इनके साथ भी लागू हैं। और फिर ये अपने को जो है वो लोकतंत्र के जो है जनप्रतिनिधि के जनसेवक के बजाय कहते हैं कि मैं तो जनसेवक हूं, मैं तो फकीर हूं, मैं तो लेके चल दूंगा। कौन सा फकीर 10 लाख का सूट पहनता है सर? इंटरनेशनल कौन सा फकीर लोग फकीर है? कहें? इंटरनेशनल फकीर लोग पहन लेते, इंटरनेशनल फकीर लोग हाँ पहन हाँ। लेता है तो। तो हम तो झोली उठा के चल देंगे। अभी तो पूरे देश में बहस चल रही है कि अगर 2024 में खुदा न खास्ता हार गए तो सत्ता का हस्तांतरण करेंगे या कोई और टिकरम लगाएंगे। फिर इसमें बीच में इस बात को डाउन करने के लिए, इस बात पर बहस न चले, ये गोदी मीडिया में साए फूस में फैला दिया गया कि साहब अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव होने वाले हैं, पहले ही जो भंग करके चुनाव होने वाले हैं। अरे 6 महीने बाद तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे तो 6 महीना पहले प्रधानमंत्री तो पद क्यों छोड़ेंगे? ये तो गलती अटल बिहारी वाजपेयी ने की और कालातीत हो गए। उन्होंने भी तो समय के पहले इंडिया साइनिंग में चुनाव करा दिया था। ये तो अभी इंडिया साइनिंग भी नहीं है, इंडिया डाउनिंग चल रही है। 9 साल टोटल फेल्योर, 9 साल टोटल फेल्योर। और न्यायपालिका से लेके आम आदमी तक युद्ध, लड़ाई आप बता रहे जी, उत्पीड़न। चलिए, आप दोनों का जी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये अम्बेडकरनामा विशेष 9 साल क्या खोया क्या पाया, टोटल फेल्योर है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू।